नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की हिंदी की क्लास चल रही है और पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था भाषा और व्याकरण के बारे में। पिछली कक्षा में हमने भाषा क्या होता है इस पे चर्चा किया था, व्याकरण क्या होता है इस पे चर्चा किया था और भाषा और व्याकरण का क्या संबंध होता है इस पर हमने बात किया था। आज की इस क्लास की बात करें तो आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे वर्णमाला क्या होता है, वर्ण क्या होता है और वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोग आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथियों का मैं एक बार फिर से जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि साथ ही आप लोगों का जितना सपोर्ट हमें मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है और आप सभी के सपोर्ट्स की वजह से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप अपना स्नेह और प्रेम ऐसे ही बनाए रखें और हमारा साथ देते रहें। हम आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे क्लासों को लेकर आएंगे। आप सभी के लिए हम लोग बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी मित्रों अपने सभी सहपाठियों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। क्लास की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कि आपको बताया है कि आज की इस क्लास में हम लोग वर्णमाला के बारे में बात करने वाले हैं और इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा और व्याकरण के बारे में बात किया था। तो वर्णमाला की हम लोग बात करें जिसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला की बात करें उससे पहले आप देख रहे होंगे कि वर्णमाला जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला, है ना। माला के बारे में आप लोग परिचित हैं। आप माला आप लोग देखे होंगे किस प्रकार का होता है। इस प्रकार का एक धागा होता है जिसमें हम लोग फूलों को एक एक फूलों को डालकर एक गोल आकृति बनाकर उसे बांध देते हैं, अर्थात उसे माला का रूप देते हैं। लेकिन यहाँ पे माला जो होगा वो वर्णों का माला है, अर्थात एक एक वर्ण को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है जिस प्रकार हम लोगों ने फूलों की माला को बनाया है ना। जिस प्रकार से हम लोग एक एक फूल को लेते हैं और एक धागा में पिनोकर उसको माला का रूप देते हैं तो उसे हम लोग माला कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साथियों हिंदी में वर्णों को एक फूल की तरह अलग अलग उसके स्थान के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, एक क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। तो इस प्रकार की जो माला बनी है उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो साथियों वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया कि उच्चारित रूप को हम लोग ध्वनि कहते हैं और लिखित रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। इस ध्वनि को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अर्थात वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड ना हो सके। खंड का अर्थ यहाँ पे ये है साथियों, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसे अलग ना किया जा सके। तो हमने क्या देखा कि भाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है?
ध्वनि है और इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण क्या है? अर्थात वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसका खंड न किया जा सके। जैसे अ, ई, के, च आदि, इनके हम लोग और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो अ, ई, के, च आदि ये आपके वर्ण कहलाते हैं। तो ये वर्ण कहलाते हैं। इनको हम अलग नहीं कर सकते, इनका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे एक शब्द की बात करूं साथियों, कमल। कमल ये शब्द जो है 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। क, म, ल। कमल। का धन, मा धन, ला। कमल से बना है ये शब्द। 3 ध्वनियाँ हैं इसमें। कमल शब्द में 3 ध्वनियाँ हैं। इन 3 ध्वनियों के बारे में अगर आप सोचें, इसको देखें, तो इन ध्वनियों को हम लोग तोड़ सकते हैं, इनका खंड किया जा सकता है। अर्थात इन तीनों ध्वनियों को हम वर्ण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं साथियों। वर्ण को अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन 3 ध्वनियों में 2-2 ध्वनियाँ और उपस्थित हैं। अर्थात क में 2 ध्वनि है, मा में 2 ध्वनि है, ला में 2 ध्वनि है। कैसे है आइए देखते हैं। का जो है इसे हम लिख सकते हैं क धन आ, का। क धन आ, है ना। मा को हम लिख सकते हैं मैं धन आ, मा। ले को लिख सकते हैं ले धन आ, ला, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रत्येक ध्वनि में, यानी प्रत्येक ध्वनि में 2-2 ध्वनियाँ हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो ध्वनियाँ हमको मिली है ये वर्ण हैं। ये ध्वनियाँ क्या है? वर्ण है, क्योंकि इनको और अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात साथियों इनका और अलग खंड नहीं किया जा सकता। तो ये मूल ध्वनियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार हम लोग देखें तो कमल शब्द में 6 मूल ध्वनि हैं। अर्थात कमल शब्द 6 वर्णों से मिलकर बना है और ये ध्वनियाँ ही, ये मूल ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण जो है वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े न किए जा सके। तो मैं आशा करता हूँ साथियों वर्ण के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि वर्ण का विकास क्रम क्या है। अगर हम लोग वर्ण के विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि से मिलकर बनता है वर्ण और वर्ण से मिलकर बनता है शब्द, शब्द से मिलकर बनता है पद और पद से मिलकर बनता है वाक्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा की जो लघुतम मौखिक इकाई है वो ध्वनि है। मैंने आपको कल भी बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि जो होती है वो अगोचर होती है साथियों, उसे हम देख नहीं सकते हैं। और वर्ण जो होता है वो गोचर होता है, उसे हम देख सकते हैं। उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की लघुतम मौखिक इकाई मुंह से बोली गई है, इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं है कि ध्वनि क्या है। जब तक इसको लिखा ना जाए वो वर्ण नहीं कहलाएगा। तो भाषा की लघुतम मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की लघुतम लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द होता है। मैंने आपको कल भी बताया था साथियों कि अर्थ शब्द से अलग नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होगा वो शब्द नहीं कहलाएगा। अर्थात शब्द और अर्थ का बहुत गहरा संबंध होता है साथियों। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भाषा की लघुतम, भाषा की सबसे छोटी सार्थक जो इकाई है वो क्या है? शब्द है। भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई शब्द है। अगर भाषा की लघुतम व्याकरणिक इकाई की बात करें तो वो पद कहलाती है, जिसमें हम लोग व्याकरण से संबंधित नियम को प्रयोग करते हैं। मैंने कल आपको बताया था भाषा और व्याकरण वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाइए,
चैनल पे प्लेलिस्ट में, वहाँ से जा कर के आप भाषा और व्याकरण वाली क्लास ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। मैंने वहाँ पे आपको निश्चित तौर पे ये बताया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शब्दों को सही रूपों का ज्ञान प्राप्त होता है, भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। तो भाषा की जो लघुतम व्याकरणिक इकाई है वो पद कहलाती है। भाषा की लघुतम सार्थक व्याकरणिक इकाई वाक्य कहलाती है। मैंने आपको ये भी पिछली कक्षा में बताया था साथियों कि वाक्य के द्वारा ही हम अपने विचार को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, रोटी राम खाता है। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि राम रोटी खाता है। शुद्ध वाक्य होगा राम रोटी खाता है। तो भाषा की जो लघुतम सार्थक व्याकरणिक इकाई है वो आपका वाक्य है। ठीक है। वर्णों को ही हम लोग लिपि चिन्ह कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं। तो साथियों, वर्णों को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे लिपि चिन्ह की बात आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिपि चिन्ह क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ साथियों। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। संसार में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है साथियों। मैंने आपको क्या कहा कि वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं। अब जरा इसकी परिभाषा फिर से सुनिएगा। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। बात आई समझ में कि नहीं साथियों? मैंने कहा कि वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब ये कि जो ध्वनि हम बोलते हैं, अगर मैंने उसको लिख दिया तो वो क्या हो गई? लिपि हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि वर्ण को ही मैं लिपि चिन्ह कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? जैसे आपने बोला ए, मैंने लिख दिया ए, तो ये ए क्या हो गई साथियों? ये वर्ण हो गई। और इसी वर्ण को हम क्या कहेंगे? लिपि चिन्ह कहेंगे। कहेंगे ना? कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। ए को व्यक्त करने के लिए मैंने इस चिन्ह का प्रयोग किया, इसलिए इसे लिपि कहते हैं। अर्थात वर्ण ही लिपि चिन्ह होता है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। आशा करता हूँ मित्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ साथियों, एकदम बेसिक से। ऐसा मान के चलिए कि आपको हिंदी नहीं आती है, लेकिन आज से अगर आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हिंदी आपको बिल्कुल है निश्चित तौर पे आपको आएगी। ठीक है, चलिए आगे तो और आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत है, ये तो अभी ट्रेलर है ना? ये तो अभी ट्रेलर है साथियों, आगे और आपको आनंद आएगा। चलिए बात करते हैं वर्णमाला की। अब हम लोग वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। तो वर्ण के बारे में आप लोग जान गए हैं। वर्ण क्या है? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना हो सके। ठीक है, अब देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब क्या है? सीरियल वाइज। क्रमबद्ध का अर्थ क्या है? सीरियल वाइज, है ना? सीरियल वाइज, जिसको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, है ना? तो वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। हिंदी जिस वर्णमाला में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। मैंने लिपि के बारे में आपको बताया। अब हिंदी जिस भाषा में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। संस्कृत भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। अंग्रेजी आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। इन वर्णों को स्वर तथा व्यंजनों में बांटा गया है। इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर में और दूसरा व्यंजन में। हिंदी वर्णमाला का जनक पाणिनि को माना जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। देखिए, इससे पहले जो हिंदी का वर्णमाला था वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से नहीं था। क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से नहीं था, लेकिन जो पाणिनि महोदय थे, बहुत ही, देखिए आदमी के ज्ञान का लेवल का आप देखिए, कितने जानकार थे पाणिनि महोदय। हैं, इन्होंने क्या किया कि वर्णों को 2 समुदाय में बांटा,
क्रमबद्ध तरीके से बांटा, व्यवस्थित तरीके से बांटा। अब आप कहेंगे कि कैसे बांटा? इस तरीके से बांटा साथियों, जब ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु मुख में बाधित नहीं होती है तो उसे स्वर कहते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि वर्णमाला में स्वरों को पहले रखा गया है और व्यंजन को बाद में रखा गया है। इसीलिए रखा गया है क्योंकि पाणिनि महोदय ने इसको देखा कि जब हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख में बाधित नहीं होती है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं साथियों तो वायु हमारे मुख में बाधित होती है। इसलिए स्वरों को पहले रखा गया है और व्यंजन को बाद में रखा गया है। देखिए पाणिनि महोदय की ज्ञान का आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे, कितने ज्ञानी थे ये, है ना। इसलिए स्वरों को पहले रखा और व्यंजनों को बाद में रखा। और हमने पढ़ा भी है साथियों, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, है ना। आपको तब बात स्पष्टतया समझ में आएगी। तो हिंदी वर्णमाला का जो जनक है वो पाणिनि को माना जाता है। इन्होंने ही वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला के रूप में रूपांतरित किया है। अगर हम लोग बात करें मानक हिंदी वर्णमाला की, तो मानक हिंदी वर्णमाला में साथियों दो तरह से स्वर और व्यंजनों को बांटा गया है। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखें तो उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। अगर हम लेखन के आधार पे देखें तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो मानक हिंदी वर्णमाला को दो आधार पे व्यवस्थित किया गया है, एक उच्चारण की दृष्टिकोण से, एक लेखन की दृष्टिकोण से। उच्चारण की दृष्टिकोण से 45 वर्ण हैं और लेखन की दृष्टिकोण से 52 वर्ण हैं, जिसमें आपके 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं स्वर के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं स्वर के बारे में। स्वर को अंग्रेजी में ओवल्स कहा जाता है। स्वर के बारे में संस्कृत में कहा गया है स्वयं राजते इति स्वरः, स्वयं राजते इति स्वरः, अर्थात जो स्वयं सत्ताहीन है वो स्वर है, अर्थात जो स्वयं सत्ताहीन है वो स्वर है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं साथियों, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कोई भी बाधा नहीं होती है, मुख में वायु बाधित नहीं होती है, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या 13 है, लेकिन उच्चारण के आधार पे स्वरों की कुल संख्या 10 होती है। ये भी कई विवादित है, लेकिन स्वरों की कुल संख्या जो है वो वर्तमान में 13 है। अगर उच्चारण के आधार पे आप देखेंगे तो स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 है। इनमें आपका अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ शामिल हैं। ये 10 स्वर हैं। अगर लेखन के आधार पे देखें तो स्वरों की संख्या 13 है, जिसमें आपके ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ये 13 शामिल हैं। तो लेखन के आधार पे 13 और उच्चारण के आधार पे 10 स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार। हिंदी वर्णमाला के जो अनुस्वार होते हैं मैंने आपको बताया, अंग और अह। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार और विसर्ग को आ का आधार लेकर अंग तथा आह के रूप में दिखाया जाता है, अर्थात ये स्वर नहीं है लेकिन फिर भी इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है, अर्थात ये स्वर और व्यंजन दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस वजह से इन स्वरों को आयोगवाह कहते हैं। इसलिए इन स्वरों को आयोगवाह कहते हैं क्योंकि इनका दो रूप होता है, एक व्यंजन के रूप में भी ये प्रयोग होते हैं और स्वर के रूप में भी प्रयोग होते हैं। व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वर की आवश्यकता होती है, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों का अगर आप उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। इसलिए इनको व्यंजन के साथ में भी रखा जाता है। क्यों?
क्योंकि इनमें जो है व्यंजन का भी गुण है और स्वर का भी गुण है ना। तो व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वर की आवश्यकता होती है, पर इनमें और व्यंजन में यह अंतर होता है कि स्वर इनके पहले लगता है और व्यंजन में स्वर व्यंजन के बाद में लगता है ना। इनके और व्यंजन में केवल एक ही अंतर है कि इनका जब निर्माण होता है तो इनके निर्माण में स्वर जो होता है वो आगे लगता है और व्यंजन में क्या होता है कि स्वर पीछे लगता है ना। कैसे, आइए देखते हैं। अगर अंग की निर्माण की बात करें तो देखिए, आ स्वर है, आ क्या है, स्वर है, ये पहले जुड़ा तो आ धन अनुसार मिलकर बना आपका अंग और आ धन विसर्ग मिलकर बना आपका अ है। तो इनके निर्माण में स्वर आगे लगता है। और व्यंजन की बात करें तो देखिए, कै धन आ बराबर का, है ना, इसमें स्वर आपका पीछे लगा। तो ये मुख्य अंतर होता है। चलिए बात करते हैं आगे। अह विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में व्यंजन के अंत में ही होता है, जैसे प्रातः है। प्रातः में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका अ विसर्ग का प्रयोग किया गया है। स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ शब्दों में मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं। शब्द के प्रारंभ तथा अंत में ही ये स्वर स्वतंत्र रूप में आते हैं, मध्य में कभी नहीं आते हैं। कहने का मतलब ये है साथियों, जो स्वर होते हैं ये वर्ण व्यंजनों के साथ शब्दों में मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं। मात्रा के रूप में ही व्यंजन के साथ में स्वर प्रयोग होते हैं। कभी भी ये मध्य में नहीं होंगे, कभी तो ये शब्द के आगे होंगे या शब्द के पीछे होंगे, लेकिन कभी भी शब्द के मध्य में स्वर आपका नहीं आएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि स्वर जो है वो वर्ण व्यंजनों के साथ शब्दों में मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। शब्द के प्रारंभ में तथा शब्द के अंत में ये स्वतंत्र रूप से आते हैं, मध्य में कभी नहीं आते हैं, है ना। और हिंदी वर्णमाला में आपके 10 मात्रा होते हैं। आ जो होता है वो मात्राहीन होता है, अर्थात अ आपका उदासीन, कोमल और शहीद वर्ण कहलाता है, क्योंकि इसका कोई मात्रा नहीं होता है। वैसे तो आपके हिंदी वर्णमाला में 10 मात्रा हैं। कौन कौन से हैं आइए उनको भी देख लेते हैं। तो आ की मात्रा हो गई, छोटी ई की मात्रा हो गई, बड़ी ई की मात्रा हो गई, है ना, छोटा ऊ की मात्रा हो गई, बड़ा ऊ की मात्रा हो गई, री की मात्रा हो गया, ए का मात्रा हो गया, ऐ का मात्रा हो गया, ओ का मात्रा हो गया और औ का मात्रा हो गया। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मात्रा आपके हिंदी वर्णमाला में होती है, ठीक है। आ आपका उदासीन होता है। स्वर जो होता है ये जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, जो आपके स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनके साथ में क्या होता है, देखिए, जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनके अंत में हलंत लगाकर शब्द जो है वो पूर्ण किया जाता है। व्यंजन होते हैं जब तक इनके अंदर स्वर नहीं मिलता है तो व्यंजन को इस रूप में लिखा जाता है जिस रूप में मैंने का को लिखा, हलंत लगा के इनके नीचे इनको लिखा जाता है। खा की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे हलंत लगेगा, है ना। तो स्वर रहित व्यंजनों के अंत में क्या होता है, हलंत लगाकर शब्द को पूर्ण किया जाता है, ठीक है। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में बात किया। वर्णमाला के अंदर हमने देखा वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है और स्वर क्या होता है, ठीक है। तो साथियों हमने ये भी देखा कि स्वर और व्यंजन को किस आधार पे हिंदी वर्णमाला में विभाजित किया गया है, अर्थात बांटा गया है। इन सभी बिंदुओं पे हमने आज की इस क्लास में चर्चा किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी, आप इस क्लास का भरपूर आनंद उठाए होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे स्वर का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को हम लोग अगली कक्षा में यानी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।
और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।